तो लास्ट में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने भाई? मतलब सिकंदर महान की जो कैलकुलेशंस हमें करनी थी इंडिया में, और विशेष तौर पर सैनिक अभियानों के संदर्भ में, वो पूरा डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए आपका पहला पर्पज आज का क्या होगा, क्योंकि आज मैं दो टॉपिक उठाऊंगा। तो पहला टॉपिक हम जो उठाएंगे, तो पहले टॉपिक के बारे में हमें क्या बात करनी है। और ये जो आपका डिस्कशन होगा, एक लेंथी डिस्कशन लेकर के नहीं चलेंगे, कंसाइज डिस्कशन आपका होगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब तक की जो कैलकुलेशन हमने की है, उनको हम कहाँ पर यहाँ पर ला करके छोड़ के चलते हैं। तो एक हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, इसमें केवल आपको इतना ही सीखना है कि मौर्य वंश की स्थापना का धरातल। मौर्य वंश की स्थापना का धरातल। मौर्य वंश की स्थापना का धरातल, ये आपका आज का पहला टॉपिक हो जाएगा, मौर्य वंश की स्थापना का धरातल। ठीक है जी, है ना। हालांकि आप लोग ये देख रहे होंगे कि मौर्य वंश की स्थापना का धरातल करके मैंने एक टॉपिक आपका बना दिया है। हालांकि अगर आप लोग नॉर्मल किताबों के माध्यम से इस जानकारी को एक्वायर करने की कोशिश करोगे, तो आप पाएंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। क्या कहा मैंने? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यहाँ पर डिस्कशन तो एक आपका बनता ही है। यहाँ पर डिस्कशन तो आपका एक बनता ही है। अगर आप इस बात को ऐसे कहेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना कहाँ पे होगी? मगध में होगी। लेकिन मगध में मौर्य वंश की स्थापना से ठीक पहले कौन सा वंश काम कर रहा है? नंदा डायनेस्टी। और नंद वंश के अंतर्गत आपको शासक कौन मिलते हैं? धना नंदा। तो ये अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, आचार्य चाणक्य के लिए, कि नंद वंश को समाप्त करना, धनानंदा को गद्दी से उठाना, और मगध में ही मौर्य वंश की स्थापना करना, और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति को मगध का शासक बनाना। हालांकि इसका एक बैकग्राउंड मैंने बहुत पहले आपको दिखा दिया था। इसका एक बैकग्राउंड मैंने बहुत पहले आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पहले तो आप एक बनाएं पैराग्राफ, फिर अगली बातें करते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिस्कशन करना है। यानी कि पहले पैराग्राफ में मैं वो जानकारी आपको दूंगा जो थोड़ी सी मैंने पहले आपको दे दी है, और इस हेडिंग का उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा, वो आपको बता के चलना पड़ता है। लिखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर महान जैसे विदेशी आक्रमणकारी को सिकंदर महान जैसे विदेशी आक्रमणकारी को सिकंदर महान जैसे विदेशी आक्रमणकारी को भारत में प्रवेश करने से भारत में प्रवेश करने से भारत में प्रवेश करने से रोकने के संदर्भ में भारत में प्रवेश करने से रोकने के संदर्भ में भारत में प्रवेश करने से रोकने के संदर्भ में आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान ने आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान ने आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान ने मगध के शासक मगध के शासक धनानंद को समझाने का कार्य किया था। मगध के शासक धनानंद को समझाने का कार्य किया था। मगध के शासक धनानंद को समझाने का कार्य किया था। मगध के शासक धनानंद को समझाने का कार्य किया था। लेकिन धनानंद ने अपनी प्रतिक्रिया में लेकिन धनानंद ने अपनी प्रतिक्रिया में कोमा अपने ही दरबार में अपने ही दरबार में आचार्य चाणक्य का सामूहिक अपमान किया। आचार्य चाणक्य का सामूहिक अपमान किया।
आचार्य चाणक्य का सामूहिक अपमान किया। प्रतिफल 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 आचार्य चाणक्य ने प्रतिफल आचार्य चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा की। प्रतिफल आचार्य चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा की। प्रतिफल आचार्य चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा की। मगध के सिंहासन पर, लिखिएगा, मगध के सिंहासन पर धनानंद के रूप में, मगध के सिंहासन पर धनानंद के रूप में, मगध के सिंहासन पर धनानंद के रूप में जो अहंकारी व्यक्ति बैठा है, मगध के सिंहासन पर धनानंद के रूप में जो अहंकारी व्यक्ति बैठा है, मगध के सिंहासन पर धनानंद के रूप में जो अहंकारी व्यक्ति बैठा है, उसे हटाकर एक योग्य व्यक्ति को बैठाना, 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 यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा उद्देश्य है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। एक कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी ना, उस कहानी के बारे में मैंने आपको कुछ लिखाया नहीं था, मैं थोड़ा जोड़ के आपको दिखाता हूं ताकि थोड़ा माहौल सा बन जाए। लिखो, मगध के सिंहासन हेतु एक योग्य व्यक्तित्व की तलाश में, मगध के सिंहासन हेतु एक योग्य व्यक्तित्व की तलाश में आचार्य चाणक्य का जुड़ाव एक बालक के साथ हुआ। आचार्य चाणक्य का जुड़ाव एक बालक के साथ हुआ। आचार्य चाणक्य का जुड़ाव एक बालक के साथ हुआ। आचार्य चाणक्य का जुड़ाव एक बालक के साथ हुआ जो उस समय मगध के जंगलों में, जो उस समय मगध के जंगलों में राजकिलम, मैंने पढ़ाया था ना आपको पहले, राजकिलम, जो उस समय मगध के जंगलों में राजकिलम नामक राजनीतिक खेल रहा था। राजकिलम नामक राजनीतिक खेल रहा था। इस बालक की योग्यताओं से प्रभावित होते हुए, इस बालक की योग्यताओं से प्रभावित होते हुए, इस बालक की योग्यताओं से प्रभावित होते हुए तथा ज्योतिष शास्त्र की विद्या का प्रयोग करते हुए, पढ़ाया था मैंने सब कुछ पहले आपको, तथा ज्योतिष शास्त्र की विद्या का प्रयोग करते हुए, तथा ज्योतिष शास्त्र की विद्या का प्रयोग करते हुए, तथा ज्योतिष शास्त्र की विद्या का प्रयोग करते हुए आचार्य चाणक्य ने यह माना, आचार्य चाणक्य ने यह माना कि यही वो व्यक्तित्व है, कि यही वो व्यक्तित्व है, कि यही वो व्यक्तित्व है जो मगध के सिंहासन के योग्य है, जो मगध के सिंहासन के योग्य है, जो मगध के सिंहासन के योग्य है। वाद विवादों के आलोक में, वाद विवादों के आलोक में, वाद विवादों के आलोक में एक लंबा समय लगा, वाद विवादों के आलोक में एक लंबा समय लगा, वाद विवादों के आलोक में एक लंबा समय लगा
आचार्य चाणक्य को वाद विवादों के आलोक में एक लंबा समय लगा आचार्य चाणक्य को इस बालक को अपना शिष्य बनाने में, इस बालक को अपना शिष्य बनाने में, इस बालक को अपना शिष्य बनाने में यही बालक उत्तर भारत के, यही बालक उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में, यही बालक उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में, यही बालक उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। आपको याद होगा मैंने बहुत कई लेक्चर पहले आपको एक बात ये बताई थी कि आचार्य चाणक्य उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित जो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है उसके प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं, और उनको इस समय जानकारियां ऐसी मिल रही हैं लगातार कि मध्य एशियाई क्षेत्रों में सिकंदर महान जैसा जो व्यक्तित्व है वो लगातार सैनिक अभियानों के धरातल पर अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल पावर्स को हराने का काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर मध्य एशियाई क्षेत्रों में अगर सिकंदर इस तरह का काम उस समय कर रहा था तो उसको भारत में तो आना ही था, और भी बहुत सारी बातें मैंने पहले ही आपको पढ़ा दी हैं। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान ब्राह्मण का यह मानना है कि भैया एक बात यह है कि अगर आप सिकंदर को भारत में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं तो आपको सिकंदर के सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर को रखना होगा। और उस समय अगर आप पूरे उत्तर भारत की बात करोगे भी तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल पावर जो आपको नजर आती है उसका नाम क्या, मगध। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। और मगध पर बैठा हुआ कौन है, धनानंद। तो आचार्य चाणक्य को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा मेरे हिसाब से कि अगर मैं धनानंद को अप्रोच करूंगा तो मेरा अपमान होगा। उन्होंने ये माना कि मैं तक्षशिला का प्रिंसिपल हूं, मेरे पास अपने बहुत अलग अलग प्रकार के पर्सपेक्टिव्स हैं और राजनीतिक मूल्यों का अच्छी जानकारी है, तो मैं अगर एक विद्वान के रूप में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि विद्वान ब्राह्मण के रूप में अपने आप को धनानंद के दरबार में उपस्थित करने की बात करूंगा और सिकंदर महान के चैप्टर को उसके सामने रखने की बात करूंगा, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी समझेगा और अपनी जिम्मेदारी समझ के अपनी सेना को भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या करेगा, नियोजित करने का कार्य करेगा। क्लियर है बातें? ये बात हमने पहले भी की है। थोड़ा एनवायरनमेंट बनाना था तो मैंने अलग तरीके से आपके सामने बातें रखी। अब वही हुआ जो पहले भी आपने डिस्कस किया था कि आचार्य चाणक्य विदाउट एनी हेजिटेशन पहुंच जाते हैं धनानंदा के दरबार में, लेकिन धनानंदा ने बात तो वही कही कि अगर सिकंदर महान को भारत में प्रवेश करना है तो मेरा उससे लेना देना क्या है, कि मेरा शासन कहां पर है, मगध पर है। और अगर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को खतरा है सिकंदर के भारत में प्रवेश होने से, या सिकंदर अगर भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो उसने कहा कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं उनकी बनती है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं उनकी बनती है कि वो कैसे रोकते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य बार बार इसी बात को लेकर के कहते रहे कि भाई आपके पास बहुत ही एक उन्नत सैन्य व्यवस्था है, उत्तर भारत में आपसे ज्यादा कोई ताकतवर है नहीं, आप उत्तर भारत के एक राजनीतिक पिता के रूप में व्यवहार कर सकते हैं, सिकंदर के समक्ष अपनी सेना को उपस्थित कर सकते हैं और सिकंदर को भारत में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। इस प्रकार की बातें उस समय हो रही थी। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, आज भी फिर मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि धनानंद ने क्या है, धनानंद क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ही लोगों पर अनावश्यक टैक्स लगाने की बात करता है, और ऐसे टैक्स लगाने की बात करता है जो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं से रेलिवेंट नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। यानी कि वो केवल अपने खजाने को भरने की बात करता है, चाहे उसके राज्य की प्रजा का कितना ही गहरा शोषण क्यों ना हो जाए। तो इसी वाद विवाद में धनानंद ने आचार्य चाणक्य का अपमान किया था
और इसी अपमान के अगेंस्ट उन्होंने एक कमिटमेंट की, प्रतिज्ञा की कि मगध की मिट्टी से एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करूंगा जो इस अहंकारी व्यक्ति को मगध के सिंहासन के से हटाएगा और अपने आप को मगध के सिंहासन पर आसीन करने की बात करेगा। शायद आपको याद होगा, मैंने पहले बताया था कि उस समय जो मगध का सिंहासन है, उत्तर भारत में सबसे ताकतवर सिंहासन माना जाता है, सोने का सिंहासन था। कैसा था? सोने का सिंहासन था। तो इतनी कमिटमेंट होने के बाद जो मैंने सेकंड पैराग्राफ आपको लिखा है, तो उसमें मैंने क्या बताया कि वो घूम रहे हैं जंगलों में और अचानक से उनका ध्यान कहाँ गया? इस खेल पर गया। और मैंने पहले भी बताया था कि इस खेल में क्या है, इस खेल में ये दरबार है, एक प्रकार का दरबार है ये। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि बीच में से जाने का रास्ता है, इधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, लोग क्या बच्चे हैं, और इधर भी क्या आपके बच्चे बैठे हुए हैं, और सामने एक ऊंचे स्थान की गद्दी बनी हुई है। यहां पर वो बालक है जिस बालक की बात हम कर रहे हैं। ये फरियादी उठते हैं, इस रास्ते से उठते हैं और यहाँ से निकलते हैं और अपने आप को इस बालक, है ना, जो राजा बना हुआ है, इसके सामने अपने आप को उपस्थित करने की बात करते हैं, अपनी परेशानियों को इसके सामने रखते हैं। और ये बालक एक राजा की भूमिका अदा करते हुए तमाम प्रकार की परेशानियों को सुनता है और उनका बहुत ही साइंटिफिक सॉल्यूशन देने की बात भी करता है। तो आचार्य चाणक्य की दृष्टि जब पड़ी तो उन्होंने, जैसा मैंने पहले भी बताया था, उन्होंने तुरंत जान लिया अपने ज्योतिष शास्त्र की विद्या का प्रयोग करके, और इसके टैलेंट को देखने के बाद वो जान गए कि भाई यही वो बालक है जिसकी मुझे तलाश है। अब इसको क्या बनाना है? अपना शिष्य बनाना है। लेकिन ये बिल्कुल एकदम राइट बात है कि ये दोनों ही हठी हैं, आचार्य चाणक्य भी हठी हैं और बालक भी काफी हठी है। तो मैंने क्या लिखाया कि वाद विवादों के आलोक में एक लंबा समय लग गया इस बालक को आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान को अपना शिष्य बनाने। तो अगर किसी बालक को आचार्य चाणक्य जैसे महान विद्वान लगातार अप्रोच करने की बात कर रहे हैं और वो बालक लगातार अपने डिस्टेंस मेंटेन करने की बात कर रहा है, तो कुछ तो उसमें होगा। लेकिन फाइनली कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि एक समय ऐसा आ ही गया कि ये बालक जो है आचार्य चाणक्य का शिष्य बना, और आचार्य चाणक्य ने अपनी टीचिंग्स में इस बच्चे को समझाया क्या है? आचार्य चाणक्य ने अपनी टीचिंग्स में इस बच्चे को दो तीन बातें समझाई हैं। पहली बात तो ये समझाई है कि भी आपको मगध की गद्दी पर बैठना है, आपको मगध का सिंहासन संभालना है, और उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में जो भी राजनीतिक विसंगतियां हैं, जो भी पॉलिटिकल डिसएबिलिटीज हैं, राजनीतिक बुराइयां हैं, उनको आपको दूर करना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कहानी क्या बनी हुई है। कहानी ये बनी हुई है कि एक तरफ तो केवल दो व्यक्तित्व हैं, एक तरफ तो क्या है, केवल दो व्यक्तित्व हैं। एक व्यक्तित्व का नाम क्या है? आचार्य चाणक्य है। एक व्यक्तित्व का नाम क्या है आपका? आचार्य चाणक्य है। और सेकंड वन हम किनको लेके चल रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चल रहे हैं। किनको लेकर के चल रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। अब देखो, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय आप इतनी बात तो कह सकते हैं कि आचार्य चाणक्य और ये जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके पास कोई सैन्य क्षमता नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? इनके पास कोई सैन्य क्षमता नहीं है। मानोगे नहीं मानोगे इस बात को? इनके पास कोई भी सैन्य क्षमता नहीं है। ये राइट बात है, इनके पास कोई सैन्य क्षमता नहीं है। लेकिन एक कमिटमेंट है, एक प्रतिज्ञा है, जिसमें इस बात को रखा गया कि एक अहंकारी व्यक्ति को मगध के सिंहासन से हटाना है, और हटा करके हमें एक योग्य व्यक्ति को बैठाना है, और योग्य व्यक्ति का नाम आपके सामने चंद्रगुप्ता मौर्य। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये कि सैन्य क्षमता नहीं है। अब एक बात समझो कि आचार्य चाणक्य जो है ये शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं रखते हैं। आचार्य चाणक्य जो आपके हैं ये शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं रखते हैं, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार्य चाणक्य अपने आप में क्या थे? एक श्रेष्ठ योद्धा भी, एक श्रेष्ठ योद्धा भी थे। तलवार चलाने में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव। लेकिन अकेले आप क्या करोगे? चलो मान लेते हैं कि जो भी आपके पास टीचिंग्स हैं, मान लेते हैं कि जो भी आपके पास नॉलेज है, मान लेते हैं कि जो भी आपके पास क्या नॉलेज है, उस नॉलेज को आपने कैसे दिया? आपने एज अ टीचिंग दे दिया, आपने शिक्षा के रूप में दे दिया। और शिक्षा के रूप में किसको दे दिया आपने? आपने दे दिया इस बालक को, कोई बात नहीं। लेकिन संख्या बहुत कम है,
संख्या बहुत कम है और आपको हटाना है मगध की एक बहुत ही ताकत सेना को हराना है। मगध की एक बहुत ही ताकतवर सेना को हराना है। कैसे हराओगे? कैसे हराओ? अगर आप रोमिला थापर को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो रोमिला थापर के एक मामले में मैंने हमेशा तारीफ की है। वो मामला यह है कि रोमिला थापर ने आचार्य चाणक्य को केवल चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही नहीं जोड़ा है, बल्कि सम्राट अशोक के साथ भी जोड़ा है। उन्होंने बताया कि आचार्य चाणक्य ने केवल चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में ही कार्य नहीं किया, बल्कि बिंदुसारा और सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो अगर आप सम्राट अशोक की एक कैलकुलेशन करने की बात करेंगे, उनकी खासियत यह रही है कि उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रजा के साथ जोड़ा है। आपने कहीं पढ़ा होगा, वो कहते हैं मैं कहीं भी हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं, लेकिन मेरे प्रजा की जानकारी मेरे पास पहुंचती रहे। यानी कि सम्राट अशोक ने लगातार यह काम किया है। जस्ट आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग के युद्ध के बाद उनका मन में कैसे चेंज हुआ हम लोग बाद में बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने लगातार इस तरीके से काम किया कि अपनी प्रजा के साथ उन्होंने प्रॉपर कनेक्टिविटी मेंटेन करके चले। क्यों? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ सालों से लगातार मन की बात जो कर रहे हैं ना, इसमें सम्राट अशोक का रिफ्लेक्शन है, इसमें आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं हैं। ये करके चलना पड़ता है आपको। वो बात अलग है कि आपके डिस्कशन कैसे हैं, उन पे हमें नहीं आना है, लेकिन ये अगर मन की बात के माध्यम से किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर अपने ही लोगों के साथ कोई कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं, मैं इसे बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रकार की पॉलिटिकल टीचिंग है। तो जैसा मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, यहां पर आचार्य चाणक्य की एक शिक्षा मैंने जोड़ के आपको दिखाई थी। आचार्य चाणक्य की शिक्षा ये कहती है कि भैया मान लीजिए सपोज दैट आपने भारत का नक्शा बनाया और भारत के नक्शे पे आपने यहाँ पे क्या स्टैब्लिश किया? आपने यहाँ पे स्टैब्लिश किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ इंडिया, भारत का उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अब एज्यूम करके ये चलो कि मान लीजिए भारत पर कोई विदेशी आक्रमण हो गया, मान लीजिए भारत पर क्या है, कोई विदेशी आक्रमण हो गया, कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए भारत पर कोई विदेशी आक्रमण हो गया, तो एक पॉलिटिकल पावर है, एज्यूम करके चलते हैं कोई भी हो सकती है, एक आपके पास क्या है, पॉलिटिकल पावर है, यानी कि एक आपके पास क्या है, राजनीतिक या राजनैतिक शक्ति है, एक पॉलिटिकल पावर है जिसे सामना करना है इसका, जिसे इसका सामना करना है। लेकिन यहाँ पे आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि भैया आपको ये भी देख करके चलना पड़ेगा कि ये जो राजनीतिक शक्ति है, इसका मतलब क्या है, ये किसी एक स्टेट को डिनोट कर रही होगी, एक राज्य के साथ अपने आप को जोड़ के चल रही होगी, और अगर राज्य के साथ अपने आप को जोड़ के चल रही होगी तो इस राज्य के अंदर आपको प्रजा दिखानी है, प्रजा दिखानी है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस तरह के जो आपके विदेशी आक्रमण होते हैं और अगर किसी भी राजनीतिक शक्ति को उनका सामना करना पड़े तो आप केवल सैन्य क्षमता के दम पर ही नहीं करते हैं। सैन्य क्षमता क्या है, वो तो आपका क्या है, फ्रंट फेस है। लेकिन देखा यह जाएगा कि इस राजनीतिक शक्ति की एक क्षमता यह भी होती है, एक कैपेबिलिटी यह भी होती है कि इसकी, इस शक्ति की अपनी ही प्रजा के साथ किस प्रकार की कनेक्टिविटी है, अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार की बातचीत है। अगर प्रजा तहे दिल से स्वागत कर रही है, आपका वेलकम कर रही है, आपकी नीतियों के साथ जा रही है, आपका खुला समर्थन कर रही है, तो यह आपकी ताकत है। इसे क्या माना जाएगा, आपकी ताकत माना जाएगा। आपको बलबन याद है, नहीं पढ़ा होगा। बलबन की एक बात मैं जोड़ के आपको दिखाता हूं। यहां पे बलबन को जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का मौका मिला तो बलबन था तुर्क, लेकिन निम्न जाति का था। गुलाम वंश के अंतर्गत उसका शासन आप लोग पढ़ते हैं। तो बलबन से पहले गुलाम वंश के जितने भी करेक्टर्स हुए हैं जो गद्दे पर बैठे हुए, वो सारे तुर्क थे, लेकिन उच्च जाति के थे। एक एनवायरमेंट बना हुआ था कि दिल्ली के गद्दे पर तुर्क बैठेगा और उच्च जाति का होना चाहिए।
अब बलबन को जो मौका मिला तो बलबन परेशान हो गया कि यार मैं तुर्क तो हूं लेकिन मेरा संबंध निम्न जाति के साथ है। तो उसने अपने आप को जोड़ा ईरान के अफराशाह वंश के साथ। और उस समय जो ईरान का अफराशाह वंश है वो एक बहुत ही मजबूत और राजनीतिक शक्ति के रूप में जाना जाता था। जैसे ही उसने अपना संबंध ईरान के अफराशाह वंश के साथ जोड़ा, दिल्ली के लोगों ने ये मान लिया कि बलबन अपने आप में कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। ये एक अलग बात है। लेकिन बलबन के पास एक मौका था जो मैं हमेशा क्लास में दिखाता हूं। अगर वो मुस्लिम समाज के उलेमा वर्ग को अपनी ओर जोड़ लेता उस समय, तो उलेमा वर्ग दिल्ली की मुस्लिम जनता को बड़ी आसानी से समझा देता कि बलबन एक योग्य व्यक्ति है और इसे आप दिल्ली के सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि गद्दी पर बैठना ही सब कुछ नहीं होता है, लोग भी आपके शासन को समर्थन दें, लोग भी आपको अपने राजा, शासक से सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट करें। इस तरह की कैलकुलेशंस हमेशा आपको करके चलनी पड़ती हैं और आचार्य चाणक्य इसकी बात बहुत समय पहले कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि केवल सैन्य ताकत के दम पर ही आप सामना नहीं करते हैं, आपको यह भी दिखाना पड़ता है कि आपकी अपनी प्रजा के साथ किस तरह की पॉजिटिव कनेक्टिविटी है। लोग अगर आपके शासन के खिलाफ हैं तो आपकी कमजोरी है, लोग अगर आपके शासन के साथ हैं तो आपकी ताकत है। ठीक है, तो एक सहूलियत तो हम इनको, एक फैसिलिटी तो हम इनको ये दे सकते हैं कि अगर हम इस डिस्कशन के साथ मगध के शासक को जोड़ने की बात करते हैं, तो मगध का जो शासक है धनानंदा, अगर हम उसके शासन को रखते हैं उसकी प्रजा के सामने, तो उसकी प्रजा तो बिल्कुल नाराज है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, आतंक का शासन है, अत्याचार का शासन है, शोषण का शासन है, हर मामले में प्रजा को परेशानी में डाला हुआ है। तो प्रजा जो है मगध की मन ही मन इस तलाश में है कि भाई कोई ऐसा इवेंट आए या कोई ऐसा ओकेशन आए या कोई ऐसी कंडीशन जनरेट हो जिसमें हमारे सामने ऐसे मौके होने चाहिए कि हम इस धनानंद को मगध की गद्दी से हटा दें। और ये आचार्य चाणक्य के दिमाग में कैलकुलेशन पूरी चल रही है, उनको पूरा इस बात का ज्ञान था कि धनानंदा की एक कमजोरी तो ये है कि मगध की प्रजा उसके साथ नहीं है। एक बात तो लगातार किसको समझाएंगे? चंद्रगुप्ता मौर्य को समझाएंगे। चलो एक सहूलियत तो आपने दे दी, लेकिन सेना कहां से लाओगे? या तो आपको यह करना पड़ेगा कि मगध की जनता को आपको अपनी ओर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप मगध की जनता को अपनी ओर फिजिकली जोड़ने की बात करोगे, फिजिकली का मतलब क्या हुआ? उनको साथ लेकर के युद्ध क्षेत्र में जाओगे तो आपको पॉलिटिकल वीपन्स भी तो देने पड़ेंगे, राजनीतिक हथियार भी तो देने पड़ेंगे, ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी, तमाम तरह के प्रोसीजर्स आपको अपनाने पड़ेंगे। कितना हेक्टिक हो जाएगा। अब कौन बताएगा कि सेना कहां से लाएंगे? ज्ञान इनके पास है, गुरु शिष्य के मध्य बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी है ना। मगध का शासक जो आपका धनानंदा है उसकी प्रजा उसके शासन के खिलाफ है। ये कुछ फैसिलिटीज मैंने इनको दोनों को देने की कोशिश की है, लेकिन मुद्दा इस बात का बनेगा कि आप सेना कहां से लाएंगे? कौन बताना चाहेगा? मगध की सेना के साथ कूटनीति करना बहुत बड़ा महाभारत है। भले ही धनानंदा की अपनी प्रजा के साथ ना बनती हो, लेकिन सेना में जो सैनिक हैं और जो सेनापति हैं वो मगध के शासक के खिलाफ नहीं जा सकते। ये मैं आपके दिमाग में पहले ही स्टैब्लिश कर रहा हूं। और कोई रास्ता बताओ। ये बात मैं मानूंगा, आपने कहा कि आसपास की जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पावर्स हैं उनको अपनी तरफ मिलाना और उनको अपनी तरफ मिला करके मगध पर आक्रमण करना। हालांकि इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैं आपको एक बात अच्छी बताना चाहूंगा। ये कंडीशन आपके समझ में आ रही है? इनके लिए हमें सेना देनी कहां से है? एक तरीका तो यह है कि सीधा मगध पर आक्रमण कर दें। कैसे करोगे भाई बिना सेना के? यहां तो बात ही नहीं चल पाएगी। तो असल में है क्या, यहां हमें सेना देनी कहां से है? यहां हमें सेना यहां से देनी है कि अगर आप ये भारत के दोबारा से बनाएंगे, जो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, मैं कल एक बात आपको लिखा के गया था, भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, भले ही सिकंदर भारत से चला गया हो, लेकिन आप ये कह के चलेंगे कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है और इसके साथ जो आपका मध्य
अभी तो तुम जल्दी सोने का भी नहीं उठा। जो आपके साथ क्या मध्य एशियाई क्षेत्र है, मध्य एशियाई क्षेत्र है। तो असल में है क्या कि सिकंदर के भारत से जाने के बाद भी आपको ये कहना पड़ता है कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है और जो आपके मध्य एशियाई क्षेत्र हैं, इनके अधिकांश भागों पर, इनके अधिकांश भागों पर, इनके अधिकांश भागों पर यूनानियों का राजनीतिक प्रभाव था, यूनानियों का राजनीतिक प्रभाव, यूनानियों का राजनीतिक प्रभाव था। तो असल में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों को मध्य एशियाई क्षेत्रों में जाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि अगर ये मध्य एशियाई क्षेत्रों में चले जाते हैं और मध्य एशियाई क्षेत्रों की जो छोटी छोटी आपकी ये राजनीतिक शक्तियां हैं, जिनको आप हिंदी में क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां कह सकते हैं, अगर इन क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों को ये अप्रोच कर लें और इनको सबको मिला लें, इनको सबको मिला लें और इन सबको मिला करके, इन सबको मिला करके अगर ये अटैक करें कहां पर, मगध पर, तो कैसा रहेगा? फाइनली अटैक कहां करें, मगध पर, तो बताइए कैसा रहेगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की जो छोटी छोटी या क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां हैं, वो इन दोनों के साथ आएंगी क्यों? वो क्यों आएंगे इन दोनों के साथ? वो इन दोनों के साथ इस नाते आ जाएंगी क्योंकि ये कहा गया आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से कि भैया अगर आप हमारा सहयोग करते हो, मगध के संदर्भ में अगर आप हमारा सहयोग करते हो, तो हम आप सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। ये बड़ी समस्या। है ना? तो मैं आपको बता रहा था कि इनके पास एक सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी हो क्या रहेगी कि अगर ये अपने आप को भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में लेकर के चले जाते हैं और वहां पर जो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां मिल रही हैं, जिन पर यूनानियों का पॉलिटिकल कंट्रोल बना हुआ है, तो अगर ये इन छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों को अपनी तरफ मिला लेते हैं और इनको मिला करके अगर ये फाइनली मगध पर अटैक करते हैं, तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। और यही बात आपको यहाँ पे करके चलनी पड़ेगी। अगली बात मैंने आपको बताई थी कि मुद्दा इस बात का भी आपको जोड़ के चलना पड़ेगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां हैं, ये इन दोनों के साथ आएंगी क्यों? क्योंकि इन दोनों ने उस समय प्रोमिस किया कि अगर आप मगध के खिलाफ हमारा सहयोग करते हो तो हम बदले में आपको कुछ देना चाहेंगे और बदले में हम आपको क्या देंगे कि आपको यूनानियों के राजनीतिक चंगुल से बाहर निकाल देंगे। मैं आपको लास्ट में ये बता रहा था कि आपके परीक्षा में कई बार सवाल ये बनता रहता है कि भारत का निम्न में से ऐसा कौन सा शासक है जिसे भारत का ही मुक्तिदाता कहते हैं। तो भारत का मुक्तिदाता जो कहा जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने भारत को यूनानियों के राजनीतिक चंगुल से बाहर निकाला था। तो ये कनेक्टिविटी आपको करके चलनी पड़ेगी। लिखो जरा। आचार्य चाणक्य, अगला पैराग्राफ है, आचार्य चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के समक्ष
दोनों के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह रही, दोनों के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह रही, दोनों के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह रही कि नंद वंश के शासन को समाप्त करने हेतु, कि नंद वंश के शासन को समाप्त करने हेतु, कि नंद वंश के शासन को समाप्त करने हेतु आवश्यक सैन्य क्षमता को, आवश्यक सैन्य क्षमता को कैसे जुटाएं, आवश्यक सैन्य क्षमता को कैसे जुटाएं, आवश्यक सैन्य क्षमता को कैसे जुटाएं, आवश्यक सैन्य क्षमता को कैसे जुटाएं। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि सिकंदर के भारत से लौटने के बाद भी, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि सिकंदर के भारत से लौटने के बाद भी, सिकंदर के भारत से लौटने के बाद भी भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अधिकांश भागों पर, अधिकांश भागों पर यूनानियों का राजनीतिक प्रभाव बना हुआ था, यूनानियों का राजनीतिक प्रभाव बना हुआ था। यहाँ की क्षेत्रीय, यहाँ की क्षेत्रीय, यहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों को अपने साथ लेते हुए, यहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों को अपने साथ लेते हुए, यहाँ की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों को अपने साथ लेते हुए तथा बदले में एक प्रतिबद्धता करते हुए, तथा बदले में एक प्रतिबद्धता करते हुए, तथा बदले में एक प्रतिबद्धता करते हुए कि हम आपको यूनानियों के राजनीतिक प्रभाव से आजाद कराएंगे, हम आपको यूनानियों के राजनीतिक प्रभाव से आजाद कराएंगे। अंततः मगध पर आक्रमण किया गया, अंततः यानी कि फाइनली अंततः मगध पर आक्रमण किया गया, अंततः मगध पर आक्रमण किया गया। मगध की जनता ने, मगध की जनता ने अपना लोकतांत्रिक व्यवहार, मगध की जनता ने अपना लोकतांत्रिक व्यवहार दिखाते हुए, मगध की जनता ने अपना लोकतांत्रिक व्यवहार दिखाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य का मनोवैज्ञानिक सहयोग किया, चंद्रगुप्त मौर्य का मनोवैज्ञानिक सहयोग किया, चंद्रगुप्त मौर्य का मनोवैज्ञानिक सहयोग किया, चंद्रगुप्त मौर्य का मनोवैज्ञानिक सहयोग किया। और इस प्रकार से, और इस प्रकार से नंद वंश की समाप्ति करते हुए, और इस प्रकार से नंद वंश की समाप्ति करते हुए
और इस प्रकार से नंद वंश की समाप्ति करते हुए मगध पर एक नए राजनीतिक वंश मौर्य वंश की स्थापना की गई, मौर्य वंश की स्थापना की गई, मौर्य वंश की स्थापना की गई, मौर्य वंश की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य को महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया, 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 क्योंकि मगध के सिंहासन पर आसीन होने के बाद, क्योंकि मगध के सिंहासन पर आसीन होने के बाद, क्योंकि मगध के सिंहासन पर आसीन होने के बाद एक राजनीतिक पिता की भूमिका निभाते हुए, एक राजनीतिक पिता की भूमिका निभाते हुए, एक राजनीतिक पिता की भूमिका निभाते हुए, एक राजनीतिक पिता की भूमिका निभाते हुए उत्तर पश्चिमी भारत की, उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक शक्तियों को, उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक शक्तियों को यूनानियों के राजनीतिक प्रभाव से आजाद कराया, यूनानियों के राजनीतिक प्रभाव से आजाद कराया, यूनानियों के राजनीतिक प्रभाव से आजाद कराया, यूनानियों के राजनीतिक प्रभाव से आजाद कराया। ठीक है जी, तो ये था आपका। अभी हमको जल्दबाजी नहीं करना है, मुझे केवल आज इतना ही दिखाना था, क्योंकि ये चैप्टर आपका बाद में बनेगा। अब जैसे मैं कल लास्ट में आपको समझा के गया था, मैं सीक्वेंस में चीजें आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। पहले 600 बीसी के आसपास के समय को कैलकुलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो 600 बीसी के आसपास का जो समय है, उसका जो आपका राजनीतिक धरातल है, उस पर आपका कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है ना। और राइजो मगध की बात आपने कर ली है, विदेशी आक्रमणकारियों की बात आपने कर ली है, और मौर्य वंश की स्थापना की बात आपने कर ली है। ये एक डायरेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब मौर्य वंश की स्थापना में आगे के कैलकुलेशन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को, बिंदुसार के शासन को, अशोक के शासन को, अशोक के अभिलेखों को, प्रशासनिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, ये हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब हमें दोबारा कहाँ आना पड़ेगा, दोबारा 600 बीसी में आना पड़ेगा। और दोबारा जो 600 बीसी में अब आएंगे, अब हमारी यात्रा जो चलेगी, कहाँ चलेगी? सामाजिक मामलों में, धार्मिक मामलों में और सांस्कृतिक मामलों। आ रही बातें समझ में? तो जैसे समझते हैं चीजों को। दोबारा अगर हम 600 बीसी में एक बार अपने आप को ला करके इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, तो यहां 600 बीसी में अब जो हम पढ़ेंगे समाज, धर्म तथा संस्कृति, का अध्ययन। ठीक है, लेकिन किस रूप में पढ़ना है, ये तो बताना पड़ेगा किस रूप में पढ़ना है। बौद्ध एवं जैन धर्म के रूप में। क्लियर?
तो मान लीजिए अगर कोई पूछता है आपसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसा जो कॉन्सेप्ट आपको मिलता है, देखिए यहाँ जो चैप्टर मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा, पहले जो बातें होंगी मेन से ओरिएंटेड होंगी, इसलिए मैंने कल की क्लास का टाइमिंग भी चेंज आपका कर दिया है। कल की क्लास मेरी पहले नहीं मिलेगी आपको, कल की क्लास मिलेगी 10 बजे, है ना, क्योंकि अगर आपकी शुरुआती कैलकुलेशन ही बिगड़ गई तो मामला क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा, है ना। हालांकि मैंने भी मैनेजमेंट से संदर्भ में कोई बात नहीं की है, लेकिन मैं गुरु जी से बात कर लूंगा, उनको मैं बोल दूंगा कि कल की क्लास में 10 बजे चाहता हूं, तो आप लोग 10 बजे के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बौद्ध एवं जैन धर्म ये क्या है ना, क्या है, मतलब किस तरीके से आपके सामने आए हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, ये आपके सामने आए हैं सामाजिक एवं, आज ऑनलाइन वाले बच्चे एकदम शांत बैठे हुए, कोई आंसर नहीं दे रहा। सर दरअसल मैं कहीं और हूँ, यहाँ से बोल नहीं सकती। कहाँ थे? नहीं अब सर पहले मैं यहाँ मैं घर पर नहीं हूँ सर, मैं कहीं बाहर से क्लास ले रही हूँ, तो बीच बीच में बोलना अच्छा नहीं लगेगा सर, इसलिए। अच्छा, वेरी गुड। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्यक्रम के रूप में, ठीक है, चलो इतना आपने बता दिया। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा अपने आप को कि ये जो आपके समाज सुधार कार्यक्रम होते हैं, या अगर पूरा कहें तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्यक्रम जो होते हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है, सीधा बताएंगे, सामाजिक बुराइयों को पहचानना, सामाजिक बुराइयों को पहचानना, सामाजिक बुराइयों को पहचानना, सामाजिक बुराइयों को पहचानना तथा इन्हें दूर करना। मेरी बात याद रखेंगे, मुख्य परीक्षा में सवाल बनता ही बनता है, याद रखना, तथा इन्हें दूर करना, हमेशा यही उद्देश्य बताएंगे, क्योंकि ये जो आपके समाज सुधार कार्यक्रम में प्राचीन भारतीय इतिहास में भी आपको मिलते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भी आपको मिलते हैं, और आधुनिक भारतीय इतिहास में भी आपको मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर आप बात करेंगे, सबसे बड़े जो समाज सुधार कार्यक्रम है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो सबसे बड़े जो आपके समाज सुधार कार्यक्रम है, सूफी आंदोलन आपका हो जाएगा, भक्ति आंदोलन आपका हो जाएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करेंगे, सबसे बड़े समाज सुधार कार्यक्रम बहुत सारे, एक नहीं है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, न जाने और कितने हैं। सभी का उद्देश्य क्या होगा, तीनों जगह कॉमन ऑब्जेक्टिव का ग्राउंड जनरेट होता है, तो सभी का उद्देश्य क्या हो जाएगा कि सामाजिक बुराइयों को पहले तो क्या करना, आइडेंटिफाई करना, सामाजिक बुराइयों को पहले तो क्या करना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और फिर उन्हें क्या करना, दूर करना। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया सामाजिक बुराई ये किस बला का नाम है, नहीं ऐसा आंसर जो जब आप इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा तो बिल्कुल गदगद हो जाए, कहे कि हाँ भाई इसको तो प्रशासनिक अधिकारी बनाना ही है। कई बार एक सवाल ही आपको अधिकारी बना देता है, बता रहा हूं मैं, एक आंसर आपको अधिकारी बना देता है। रूपा मिश्रा, आई थिंक 2003 की बात है, आईएएस कैडर मिला था उनको, रूपा मिश्रा, मेडिकल लाइन की स्टूडेंट थी वो, और उस समय हमें बड़ा एक लगाव था, मैं पढ़ता था उस समय प्रतियोगिता दर्पण, इंटरव्यू आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, इंटरव्यू पढ़ के एनर्जी बूस्ट होती थी, यार ऐसे करना है वैसे करना है। तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है इसके बारे में आपका क्या कहना है। अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसा सवाल आपके सामने रख दिया गया है ना, तो अगर आप इसमें लेंथी डिस्कशन देने की बात करेंगे आप फंस जाएंगे। इंटरव्यू में कभी भी लेंथी आंसर नहीं देना चाहिए, कम शब्दों में बड़ा आंसर। तो अगर वो डिस्कस करते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये है ऐसे हैं, तो पता नहीं मामला कहां कहां चला जाता है, बार बार सवालों में फंसती रहती। उन्होंने आंसर क्या दिया कि जहां तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के मेरा दृष्टिकोण है, मेरा ओपिनियन है
तो मेरा ये मानना है कि हमारे शरीर से या हमारे धड़ से हमारे सिर को आप कैसे अलग कर सकते हैं? हमारे शरीर से या हमारे धड़ से आप हमारे सिर को कैसे अलग कर सकते हो? यानी कि बता दिया कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है ना। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि सामाजिक बुराइयां, तो आप उसको कहानी नहीं बताएंगे। सामाजिक बुराइयों का तात्पर्य भी क्या होता है? सामाजिक मूल्यों के साथ लिया जाता है। क्या बताया मैंने? सामाजिक बुराइयों का जो तात्पर्य है, जो आपका लिटरल मीनिंग है, वो सामाजिक मूल्यों के साथ लिया जाता है। और सामाजिक बुराई के रूप में जो आपके सामने सामाजिक मूल्य आते हैं, ये ऐसे सामाजिक मूल्य होते हैं जो समाज को जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, उसमें नयापन नहीं आने देते, उसमें नई प्रकार की व्यवस्थाओं का समावेशन नहीं होने देते, समाज को प्रगतिशील समाज बनने से रोकते हैं, समाज को रूढ़िवादी समाज बना देते हैं। तो ऐसे सभी जो मूल्य हैं जो समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, समाज को रूढ़िवादी बना देते हैं, समाज को जकड़ लेते हैं, वो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक बुराइयां कह सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके दिमाग में रखना चाहूंगा, शायद मैंने पहले भी एक दो बार आपसे इसके बारे में बात की होगी। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में जो सती प्रथा रही है वो एक सामाजिक बुराई है, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि महिला को जिंदा जलाया जाता है। चलो कोई बात नहीं, कहो, और कहना भी चाहिए। महिला पर घोर अत्याचार है, कहो, कहना चाहिए। लेकिन सती प्रथा का भारतीय समाज में होना मुझे हमेशा से महिला वर्ग के विकास में एक रुकावट लगा है, क्योंकि सती प्रथा अगर आपके समाज में कार्य कर रही थी तो इसका मतलब क्या है? विधवा पुनर्विवाह जैसी व्यवस्था आपके समाज में कार्य नहीं कर रही। क्योंकि अगर विधवा पुनर्विवाह जैसी व्यवस्था आपके समाज में कार्य कर रही होती तो महिलाओं को सती होने के लिए बाध्य क्यों किया जाता है ना। तो ऐसे जो मूल्य हैं जो आपको आपका विकास होने से रोकें, इसमें आप ये बात भी कह सकते हैं, ये तो मैंने समझा दिया। 1829 एडी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की ओर से बंगाल शासन के 17वें अधिनियम के माध्यम से सत्य सिस्टम को भारत में इलीगल घोषित कर दिया गया। 1830 में एक व्यक्ति एक्टिव हुए, उनका नाम था राधाकांत देव, और आपके पीसीएस का बड़ा ही पैड क्वेश्चन बनता है। उन्होंने बेंगलोर में धर्म सभा की स्थापना की, और धर्म सभा को भी समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में ही दिखाया गया। लेकिन धर्म सभा ने उल्टी बात कही। उल्टी बात कौन सी कही? कि भैया सती सिस्टम को रीस्टैब्लिश करो भारतीय समाज में। तो ऐसे समाज सुधारकों को या ऐसे समाज सुधार कार्यक्रमों को क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी कहा जाता है। कुछ लोग क्या हैं, इनकी वकालत करते हैं, कुछ लोग इनको पहचान करके दूर करते हैं। जो लोग इनकी पहचान करते हैं और इनको दूर करते हैं, उनको विकासवादी समाज सुधारक कहा जाता है, या आधुनिक यहां विकासवादी कहेंगे, विकासवादी समाज सुधारक कहा जाता है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं, भले ये कैसे हो, इनको तो भारतीय समाज में होना चाहिए, उनको क्या कहा जाता है? रूढ़िवादी समाज सुधारक कहा जाता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है ना। पहले थोड़ा इन्वायरमेंट बनाते हैं, लिखो। एक बात आप लोग समझ जाओ, जो मैंने हमेशा आपको समझाई है, और मैं तब तक आपको ये समझाता रहूंगा जब तक आप नहीं समझोगे। मेरा धर्म है, मेरा परम कर्तव्य है ना। अगर आप अपनी तैयारी के किसी भी कोने में कहीं भी फंसते हैं या कहीं भी आपको कोई परेशानी होती है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपको उस परेशानी से बाहर निकाला जाए। हम बच के नहीं निकल सकते। डिस्कशंस करने के बहुत तौर तरीके होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि आप ठहराव के साथ आगे बढ़ें, आप गहराई के साथ आगे बढ़ें, और बच्चों को कुछ दें या ना दें,
लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर दें, है ना। सोचना शुरू करो चीजों के बारे में, रटना नहीं पड़ेगा। अपनी इंडिविजुअल डेफिनेशंस बनाओ। आपको याद होगा जब मैंने पॉलिटी आपको पढ़ाया था, मैंने लोकतंत्र पढ़ाया होगा, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे आप? तो लोकतंत्र की डेफिनेशन मैंने अब्राहम लिंकन वाली पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी, है ना। मैं अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है लोकतंत्र के संदर्भ में, उसको अपनी परिभाषा से सेटिस्फाइड करके दिखाता हूं, अपनी व्यक्तिगत परिभाषा से, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। तो मूल्यों को पढ़ करके उनके बारे में अपनी व्यक्तिगत समझ पैदा कर लो, जो मैंने हमेशा आपको सिखाने की कोशिश की है। ये जो बड़े बड़े टॉपिक है, अब आपको लग रहा होगा कि मेंस में आएगा, क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर हर बात को रट के लिखने की कोशिश करोगे या हर बात को किताबी होकर के लिखने की कोशिश करोगे, तो फंसते रहोगे, फंसते रहोगे, फंसते रहोगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके एक अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश आप लोग करेंगे। और एक अच्छे विद्यार्थी का जो एक करैक्टर होता है, जो उसका नेचर होता है, वो यही होता है, वो चीजों को समझने पे ज्यादा जोर देता है, रटने वाले पे काम नहीं करता है। कितनी चीजें हम लोग रट सकते हैं, पता होना चाहिए आप, है ना। हालांकि मैंने ये बताया कि सामाजिक बुराइयां क्या होंगी, लेकिन अगर आप मान लीजिए दिल्ली में बैठ करके इस बात का अध्ययन कर रहे होते, तो वहां 2.5 घंटे की क्लास होती है, प्री कम मेंस की जो क्लास होती है 2.5 घंटे की क्लास होती है। वो 2.5 घंटे की क्लास में आप अपने गर्दन ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। मैंने क्लास नहीं ली, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैंने सुना है, जानता हूं मैं चीजों को। आपका सर कैसे रहेगा, ऐसे, और पेन आपका 2.5 घंटे लगातार चलेगा। वो केवल आपको अपना कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, उनको पता रहता है कि आप पहले से पढ़ के आए हैं। वहां जागरूकता का कोई मतलब नहीं है। टीचर को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने कितना समझा, आपने कितना नहीं समझा। पढ़ते सिस्टम कार्य करता है आपकी क्वेरी के रिगार्डिंग। कब आपकी पर्ची टीचर के पास पहुंचेगी, कब वो अपना आंसर देगा, ये रहा आपका नसीब। 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, यह पर्ची कभी पहुंची ही नहीं। डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन आप टीचर के साथ नहीं कर सकते। ये है क्या, इसे क्या कहेंगे, शिक्षा का व्यवसायीकरण। सिलेबस कंप्लीट कराने से मतलब होता है। और मैं तो ये नहीं समझता हूं कि मैंने भी कुछ बच्चों ने मुझे नोट्स दिखाए हैं दिल्ली के, उसमें आप ये लगा लीजिएगा कि आप 15-15 पेज में दिल्ली सल्तनत पूरा करवा रहे हैं। 28 मार्च से मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा हूं कहीं, और अभी मेरा गुलाम वंश ही खत्म हुआ है, केवल गुलाम वंश। कितना दिखाया होगा, कितना डिस्कस किया होगा। और ये मैं इसलिए करता हूं, ये ऐसा नहीं कि मुझे अपने आप को आपके बीच में स्टैब्लिश करना है, मैं इस नाते करता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व के अंदर एक सोच पैदा होनी चाहिए। आपको भी मन करे कि हम इस तरह का डिस्कशन किसी और के साथ करें। अरे कभी अगर अपने पेरेंट्स के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में बात करोगे, या पॉलिटिकल वैल्यूज के बारे में बात करोगे, संविधान के प्रस्तावना उनको पढ़ाओगे, मौलिक अधिकार उनको पढ़ाओगे, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पढ़ाओगे, तो आपको उल्टा सम्मान देंगे वो कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो किसी और के सामने रिप्रेजेंट करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि जब जब आपको मौका मिले तो आप अपने पेरेंट्स के सामने अपना आपको रिप्रेजेंट करो कि हमने ये सीखा है, और हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। बोलना भी आना चाहिए। बातें आ रही है समझ में? तो आप घबराएंगे नहीं, जैसे मैंने कहा कि मेंस, आप घबराएंगे नहीं। मैं हमेशा आपको ये सिखाता रहा हूं कि मेंस सबसे आसान होता है, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बुद्धिज्म, सबसे पहला सवाल क्या बनता है कि एक समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय कैसे हुआ। बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमरजेंस है, इनके उद्भव के संदर्भ में जो कारण है समान है। अगर वो बौद्ध धर्म के उदय के कारण पूछेगा तो भी आंसर आपको वही लिखना है, और जैन धर्म के उदय के बारे में कारण पूछेगा तो भी आपको आंसर अपना क्या लिखना है, वही आंसर आपको लिखना है। अब ये आएंगे कहां से, ये जहां से आएंगे ना, उन बहुत दिन पहले आपको पढ़ा के चला गया। आपको लग रहा होगा कि कंटेंट कहीं बाहर से आएगा, नहीं, कंटेंट बाहर से नहीं आएगा,
कंटेंट कहां से आएगा? जो पुरानी चीजें आपने पढ़ी है वो चीजें आपके माइंड में घूम रही हैं। अब अगर मुझे आपको ये पढ़ाना हो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के रिगार्डिंग इनका जो इमरजेंस हुआ है तो रेस्पेक्टिव रीजन्स क्या है, तो तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं एक पेपर के माध्यम से आपको पढ़ा दूं कि ये आंसर है, लिख लो। नहीं भाई, खेलना है इसके साथ, अपना एसोसिएशन लाना है कि कभी रटने की कहां से आप कंटेंट उठाएंगे, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है अगर आपको इसकी अच्छी समझ नहीं है तो कंटेंट उठाने में आपको कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कंटेंट हम बाहरी दुनिया से लेकर के आएंगे, बाहरी दुनिया से लेकर के नहीं आएंगे, कंटेंट आपको अपने अंदर से ही निकालना है, बस जोड़ना आना चाहिए। आप याद होगा मैंने हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाया था और हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन में आपको पढ़ा रहा था। मैंने बताया था हड़प्पा वासियों को 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था और मैंने इसको कहां जोड़ा? फसल चक्र की योजना के साथ जोड़ा। और जब फसल चक्र की योजना के साथ जोड़ा तो जुड़ाव फाइनली कहां हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हो गया। और इसको ऐसे लिख के आओगे ना तो सलाम करके आपको नंबर देगा कि कहां की बात कहां जोड़ दी। और ये अगर कोई शिकायत आपकी कि कहां की बात कहां नहीं जोड़नी है, एक तरफ आपका इतिहास चल रहा है, एक तरफ आपका भारतीय राज्य व्यवस्था चल रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मैंने जुड़ाव पे बहुत काम किया है और जब आप जुड़ाव पे काम करते हो ना तो फिर मजा आता है, फिर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए बनाइए पैराग्राफ। हाँ जी, हाँ बनाइए। आप घबरा गए थे पहले, मैंने तभी इतना बोला, ये आप ही के बारे में बोला गया था, ये अप्रत्यक्ष तौर पर बोला था लेकिन मैं प्रत्यक्ष तौर पर आपको बता ही दिया है, घबराना नहीं है। हाँ लिखो। 600 बीसी में 600 बीसी में बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही 600 बीसी में बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही 600 बीसी में बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही एक समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में सामने आए। एक समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में सामने आए। एक समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में सामने आए जिनका उद्देश्य भारतीय समाज में दिखाई पड़ने वाली जिनका उद्देश्य भारतीय समाज में दिखाई पड़ने वाली जिनका उद्देश्य भारतीय समाज में दिखाई पड़ने वाली बुराइयों को पहचान कर उन्हें समाज से बाहर निकालना था। उन्हें समाज से बाहर निकालना था। उन्हें समाज से बाहर निकालना था। सामाजिक बुराइयों के रूप में सामाजिक बुराइयों के रूप में समाज के ऐसे मूल्यों को लिया जाता है। सामाजिक बुराइयों के रूप में समाज के ऐसे मूल्यों को लिया जाता है। सामाजिक बुराइयों के रूप में समाज के ऐसे मूल्यों को लिया जाता है। समाज के ऐसे मूल्यों को लिया जाता है जो किसी भी समाज को रूढ़िवादी बना देते हैं। जो किसी भी समाज को रूढ़िवादी बना देते हैं। समाज को प्रगतिशील समाज नहीं बनने देते। समाज को प्रगतिशील समाज नहीं बनने देते। समाज को प्रगतिशील समाज नहीं बनने देते। समाज को प्रगतिशील समाज नहीं बनने देते बल्कि उसे किसको? समाज को। बल्कि उसे अप्रगतिशील
बल्कि उसे अप्रगतिशील, नॉन प्रोग्रेसिव, बल्कि उसे अप्रगतिशील समाज बनने पर मजबूर कर देते हैं, बल्कि उसे अप्रगतिशील समाज बनने पर मजबूर कर देते हैं, बल्कि उसे अप्रगतिशील समाज बनने पर मजबूर कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। अगला पैराग्राफ बनाओ। एक समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में, एक समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म एक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आए, एक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आए, एक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आए, जिन्होंने भारतीय समाज को नया रूप दिया, 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 जिन्होंने भारतीय समाज को नया रूप दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समाज सुधार कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समाज सुधार कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति, महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समाज सुधार कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति, कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति, यहां करेंगे प्रहार, यहां करेंगे अटैक, कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति वैदिक कालीन, वैदिक कालीन मूल्यों के विरुद्ध आई, वैदिक कालीन मूल्यों के विरुद्ध आई, वैदिक कालीन मूल्यों के विरुद्ध आई, है ना। यानी कि मैंने आपको इतना समझा दिया है कि अगर आप इस चीज को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को समझाना चाहते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक समाज सुधार कार्यक्रम के रूप में जो ओरिजिन हुआ, जो इमरजेंस हुआ, उसके पीछे कारण क्या है, भैया कारण आपको कहां से मिलेंगे, टेक्निकली है कि नहीं, कारण कहां से मिलेंगे आपको, यहां से मिलेंगे। और अगर ये समाज सुधार कार्यक्रम है तो इसका मतलब यह है कि वैदिक कालीन जो आपकी सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मान्यताएं हैं, तो वो जो धार्मिक मान्यताएं हैं आपको यह प्रमाणित करके चलना पड़ेगा वो किस तरीके से भारतीय समाज को रूढ़िवादी बना रही थी, वो किस तरीके से भारतीय समाज को अप्रगतिशील बना रही थी, वो किस तरह से भारतीय समाज को अप्रगतिशील बना रही थी, किस तरीके से वो लोगों के, किस तरीके से वो लोगों के अधिकारों में, किस तरीके से लोगों के अधिकारों में कटौती कर रही थी, अधिकारों में कटौती कर रही थी, अधिकारों में कटौती कर रही थी। अगर आप इतना प्रमाणित कर देते हैं तो कहानी खत्म। और ज्यादा सहूलियत जो मैं कल आपको बताऊंगा ही, आज थोड़ा मैंने बता दिया आपको, और भी ज्यादा अगर आपको सहूलियत चाहिए तो आप केवल एक ही जगह कैलकुलेशन कर लो, वैदिक कालीन मूल्यों के विरुद्ध एक ही जगह कैलकुलेट कर लो, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। अगर आप वर्ण व्यवस्था को एक बुराई के रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर आप वर्ण व्यवस्था को एक बुराई के रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बहुत शानदार तरीके से बता रहे हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का इमरजेंस जो हुआ है उसके पीछे का रेस्पेक्टिव रीजंस क्या थे। मतलब तीर एक होना चाहिए, निशाने बहुत ज्यादा होने चाहिए। ये तीर एक है वर्ण व्यवस्था का, निशाने क्या लगाओगे आप, बहुत ज्यादा लगाओ, कम पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाता है।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, जब कल आप कक्षा में आएंगे तो आप वर्ण व्यवस्था को पढ़ें और निकाल के देखें कि वर्ण व्यवस्था में से कितनी बुराइयां आप निकाल सकते हो। तो क्लास में आपको थोड़ा क्या हो जाएगा, सहूलियत हो जाएगी। बाकी कल मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको लिखाऊंगा, है ना। यहाँ मेंस के कई सारे सवाल बनते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय के कारण आपसे पूछे जाएंगे, बौद्ध धर्म की सफलता के कारण आपसे पूछे जाएंगे, बौद्ध धर्म की असफलता के कारण आपसे पूछे जाएंगे, जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में ज्यादा सफल क्यों नहीं हुआ, बुद्धिज्म और जैन धर्म में समानताएं क्या हैं, असमानताएं क्या है, पूरा मेंस भरा हुआ है। ठीक है, तो बाकी डिस्कशन कल करते हैं।